नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी। आप सभी का स्वागत है अजीत चौधरी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जो अपन चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन ने जो पिछले वीडियो में जो देखा था वो देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले सोर्स कौन कौन से हैं। तो थोड़ी सी अपन पिछले वीडियो की चर्चा कर लेते हैं। अपन बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की उसमें अपन ने चर्चा की थी। उसमें अपन ने जो चर्चा की थी वो की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले सोर्स कौन से हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। तो अपन ने जो पढ़ा था वो दो प्रकार के सोर्स पढ़े थे, आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत और दूसरा अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक स्रोत। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में अपन ने भूकंप और ज्वालामुखी को पढ़ा था। प्राकृतिक स्रोतों में अपन ने मुख्य रूप से भूकंप व ज्वालामुखी के आधार पर जानने की कोशिश की थी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग वास्तव में कैसा है, वो ठोस है, वो द्रव है या गैसीय है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी अपन ने जानने की कोशिश की थी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। अप्राकृतिक स्रोतों में भी तीन सोर्स का अपन ने सहारा लिया था। घनत्व, डेंसिटी, इसके आधार पर अपन ने जानने की कोशिश की थी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। दूसरा दबाव, प्रेशर, इसके आधार पर भी। और तीसरा जो सोर्स था वो था तापमान, और तापमान के आधार पर भी अपन ने जानने की कोशिश की थी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में कितना तापमान है और वहां की चट्टानें किस अवस्था में है, वो गैसीय अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या सॉलिड अवस्था में है। तो इनके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे पृथ्वी के रासायनिक संगठन की चर्चा करेंगे। आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे पृथ्वी के रासायनिक संगठन की। पृथ्वी के रासायनिक संगठन की चर्चा करेंगे। इसके बाद में जैसे ही चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चरर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब जो पृथ्वी का रासायनिक संगठन है, पृथ्वी का रासायनिक संगठन मतलब पृथ्वी का रासायनिक संगठन कैसा है, उसमें कैसी चट्टानें हैं, कितनी उसकी डेंसिटी है, किस अवस्था में है, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। या रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को विभाजित करने के लिए अपन दो मतों का सहारा लेंगे। अपन दो मतों का सहारा लेंगे। एक होंगे एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग, एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग, और एक जो होगा वो होगा आधुनिक मत। एक कौन सा होगा? मॉडर्न थ्योरी होगा पृथ्वी के रासायनिक संगठन से बारे में। तो एडवर्ड जो स्वेस महोदय है उन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया? उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया। सियाल, सीमा और निफे, एडवर्ड स्वेस की जो थ्योरी है उसको अपन प्राचीन मत भी कह सकते हैं, उसको अपन प्राचीन मत भी कह सकते हैं, या एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग
पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक मत में कुछ स्रोतों का सहारा लिया गया, जैसे भूकंपीय तरंगों के आधार पर, जैसे भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखी के आधार पर, या इनके ज्वालामुखी के अध्ययन के आधार पर, पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। और ये 3 भाग क्या होंगे? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पृथ्वी को विभाजित करने के लिए अपन 2 मतों का सहारा लेंगे। एक एडवर्ड स्वेस महोदय क्या कहते हैं, और एक जो भी आधुनिक रिसर्च हुई है, जो भी मॉडर्न रिसर्च हुई है भूकंपीय तरंगों के आधार पे, ज्वालामुखी के आधार पे, या मानव के आणविक परीक्षणों के आधार पे, जितना भी अध्ययन किया है उस आधार के ऊपर अपन पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया था, सियाल, सीमा और नीफे। और जो आधुनिक मत है उसके अकॉर्डिंग भी पृथ्वी को 3 भागों में ही विभाजित किया जाता है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अपन इन दोनों मतों की अब सेपरेट चर्चा करेंगे, दोनों की क्या समान विशेषताएं हैं और क्या इन दोनों में अलग अलग अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग। एडवर्ड स्वेस के अनुसार देखो, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पर, पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग कौन से हैं? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। तो एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, सियाल, सीमा और नीफे। तो अपन सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इन तीनों की, कि सियाल क्या है, सीमा क्या है और नीफे क्या है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत है वो कैसी बनी है? वो परतदार चट्टानों की बनी है। परतदार चट्टानों की बनी है। किसकी बनी है? पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो परतदार चट्टानों की बनी है, या परतदार चट्टानों को अपन अवसादी चट्टान भी बोल सकते हैं। अवसादी चट्टानों की बनी है, या सेडिमेंट्री रॉक्स इनको कहा जाता है, या इनको अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी कह दिया जाता है। अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद का मतलब होता है कचरा। और कौन सा कचरा? जो भी नदी या हवा के साथ बह करके आता है, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़
पत्थर, वनस्पति के अवशेष, वनस्पति के अवशेष, जैविक अवशेष, जैविक अवशेष, इन सब को ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है? सेडिमेंट्स बोला जाता है, अवसाद बोला जाता है। अपन नॉर्मल भाषा में इनको क्या बोल देते हैं? कचरा बोल देते हैं। जैसे आंधी आती है तो आंधी के साथ ये सारी चीजें उड़ करके आती हैं, तो अपन बोलते हैं कि कचरा उड़ रहा है। लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में इसको क्या बोल देंगे? अवसादी। फिर क्या होगा? ये कचरा किसी एक स्थान के ऊपर जाकर के जमा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई भी स्थान है, इसके ऊपर ये कचरा जाकर के क्या हो गया? जमा हो गया। वहां जाकर के क्या हो गया? जमा हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर ये कचरा फिर जमा हो गया, फिर अगली साल आंधी आएगी या नदी आएंगी, फिर जमा हो गया। तो इस हिसाब से ये जो अवसाद होते हैं वो क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं। अब जैसे जैसे ये इनकी गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इन सेडिमेंट्स की गहराई बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? यहाँ नीचे तापमान भी बढ़ेगा। यहाँ नीचे क्या बढ़ेगा? तापमान भी बढ़ेगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी के सरफेस से नीचे की ओर जाने पे तापमान बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? यह पृथ्वी का जैसे धरातल है, धरातल से नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान होता है वो किस दर से बढ़ता है। हालांकि ये बात सिर्फ अपर मेंटल तक ही है, अपर मेंटल तक ही है। उससे नीचे जाने पर तापमान किस दर से बढ़ रहा है उसका वास्तविक पता लगाना क्या है? कठिन कार्य है। इसकी चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी। तो जैसे जैसे सेडिमेंट्स नीचे जाते जाएंगे तो उनका तापमान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इनके साथ साथ एक और चीज होगी, इनका दबाव भी बढ़ता जाएगा, इनका दबाव भी बढ़ता जाएगा। जैसे अपन किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखेंगे, तीसरी रखेंगे और रखते ही चले जाएंगे, तो नीचे वाली वो चीज है उसके संगठन में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। उसका रीजन क्या रहेगा? तापमान और दबाव। तो तापमान और दबाव के रीजन से ये जो असंगठित कचरा था, ये जो असंगठित कचरा था, ये किस में बदल जाता है? ये चट्टान में बदल जाता है। और इसी को कहा जाता है अवसादी चट्टान। इसी को क्या कहा जाएगा? अवसादी चट्टान। इन अवसादों का जमाव क्या होता है? परत दर परत होने के कारण ही इनको क्या बोल दिया जाता है? परतदार चट्टान बोल दिया जाता है। तो अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानें दोनों एक ही होते हैं। और ये इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये अभी अपन ने चर्चा की है। इससे और ज्यादा डिटेल से चर्चा अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे जब अपन टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो किसकी बनी है? असंगठित अवसादों से या परतदार चट्टानों की बनी होती है। इसकी मोटाई भी बहुत कम होती है, इसकी मोटाई भी क्या होती है? बहुत कम होती है। और उसके नीचे पृथ्वी की ये तीनों परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी असंगठित या परतदार चट्टान होती है उसके नीचे पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पे 3 परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा, निपे। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे इन 3 परतों की। उसके बाद में अपन मॉडर्न थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली अपनी परत होगी वो कौन सी होगी? सियाल। कौन सी होगी? सियाल परत होगी। अब अपन सियाल परत की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि वास्तव में सियाल परत क्या है। सबसे पहले पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सबसे पहला इसकी विशेषता क्या है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी पहली विशेषता क्या हो गई? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी गहराई 30 से 200 किलोमीटर है। अलग अलग बुक में इसकी जो डेप्थ है वो अलग अलग मिलेगी। इसकी गहराई कितनी है? 30 से 200 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यहां या इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है। ग्रेनाइट चट्टानों की क्या होती है? प्रधानता होती है। एक चीज का आप यहां ध्यान रखना
कि एक परत होगी यहाँ सियाल, एक परत यहाँ क्या होगी सियाल, और एक परत होगी यहाँ सीमा। सियाल जो बना होगा वो कौन सा भाग होगा, महाद्वीपीय भाग होगा। सियाल कौन सा भाग होगा, सियाल जो होगा वो महाद्वीपीय भाग होगा। और जो सीमा होगा वो कौन सा होगा, यहाँ महासागरीय भाग होगा या महासागरीय तली वाला भाग होगा, महासागरीय तली वाला भाग होगा। इस चीज का ध्यान रखना, जहां भी आपको महाद्वीपीय पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट दिखाई दे वो किससे बना होगा, वो कौन सी चट्टानों से बना होगा, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना होगा। वो किससे बना होगा, ग्रेनाइट चट्टानों से बना होगा। और जो महासागरीय तली होगी वो किससे बनी होगी या कौन सी चट्टानों से बनी होगी, तो वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी होगी। वो किससे बनी होगी, बेसाल्ट चट्टानों से बनी होगी। ये कॉन्सेप्ट आगे अपन जब प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। तो ग्रेनाइट चट्टानों की जो डेंसिटी होती है वो होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो ग्रेनाइट चट्टानों की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेसाल्ट चट्टानों की जो डेंसिटी होती है सॉरी वो होती है 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कितनी होती है, 3.0 से 3.5। कहने का मतलब है कि अगर दोनों को देखेंगे तो ये बेसाल्ट चट्टानें क्या होंगी, ये भारी होंगी। बेसाल्ट चट्टानें क्या होंगी, बेसाल्ट चट्टानें यहां क्या होंगी, भारी होंगी। और ग्रेनाइट वाली या महाद्वीपीय भाग क्या होगा, या हल्की चट्टानों के बने हुए होंगी। तो ये दोनों ध्यान रखना, सियाल का मतलब ही क्या होगा, कॉन्टिनेंटल पार्ट होगा। सियाल बोलेंगे किसको, महाद्वीपीय भाग को ही सियाल बोलेंगे, महासागरीय तली को ही सीमा बोलेंगे, महासागरीय तली को ही क्या बोलेंगे, सीमा बोलेंगे। जहां महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल पार्ट आ जाए वहां चट्टान कौन सी होगी, ग्रेनाइट चट्टान होगी। वहां चट्टान कौन सी होगी, ग्रेनाइट चट्टान होगी। जहां महासागरीय तली आएगी वहां चट्टान कौन सी होगी, बेसाल्ट चट्टान होगी। क्यों होगी, इसकी अपन चट्टान वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। जहां ग्रेनाइट चट्टान आए वो उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 2.7। जहां बेसाल्ट चट्टान आए उसकी डेंसिटी होगी 3 से 3.5। मतलब जो महाद्वीपीय भाग है वो हल्का होगा और जो महासागरीय तली वाला भाग है वो क्या होगा, भारी होगा। और हमेशा भारी चीज के ऊपर हल्की चीज तैरती है। इसी वजह से हम बार बार पढ़ते हैं सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। इसका और भी रीजन होता है कि क्यों तैर रहा है, इसकी डेंसिटी हाई क्यों है, उसकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अपने को समझने वाली बात यह है कि इसमें जहां सियाल आ जाए वहां महाद्वीपीय भाग होगा, और महाद्वीपीय भाग होगा तो उसमें ग्रेनाइट चट्टान आएगी, और ग्रेनाइट चट्टान आएगी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बेसाल्ट चट्टान की बजाय कम होगी। तो अपन ये यहां भी मेंशन कर सकते हैं, अपन ये यहां लिख भी सकते हैं कि सियाल जो होता है वो कितनी डेंसिटी वाला भाग होता है, या सियाल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। सियाल का जो घनत्व होता है वो अगर ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है तो वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें देखो सिलिका है और एल्यूमिनियम है, तो इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, इसमें सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। तेजाबी जो एसिडिक पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता होती है। तेजाबी पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है। जैसे तेजाबी पदार्थों का एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम और एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम। तो जो सियाल है इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होगी। तेजाबी पदार्थ मतलब जिनमें एसिड ज्यादा होती है, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, क्योंकि एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 भागों में ही विभाजित किया था, सियाल, सीमा और नीफे। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी गहराई 300 से 200 किलोमीटर है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है, या सियाल को ये भी लिख सकते हैं, सियाल को ही महाद्वीपीय भाग भी बोला जाता है। सियाल को महाद्वीपीय भाग को ही क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है, जिसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होगी। जहां ग्रेनाइट चट्टान आ जाएंगी उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सियाल का जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, या ग्रेनाइट चट्टानों की डेंसिटी कितनी होती है, या महाद्वीपीय भागों की डेंसिटी कितनी होती है। सबका आंसर होगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा इसमें SI से सिलिका हो गया, Al से एल्यूमिनियम हो गया। तो ये यहीं से ये लाइन निकल जाएगी, सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें एसिडिक जो पदार्थ होते हैं उसकी ज्यादा अधिकता होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं थी, ये किसकी विशेषताएं थी, सियाल की। अब इसी में से बहुत सारी कॉमन विशेषताएं जब अपन मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे तो क्रस्ट की रहेंगी, क्योंकि क्रस्ट भी पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर होगा। क्रस्ट भी पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर होगा। दूसरी परत की अपन बात करें तो सीमा की बात करेंगे। दूसरी परत की अपन बात करें तो किसकी बात करेंगे, सीमा की। अब इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, देखो सीमा सियाल की निचली परत को कहा जाता है, सीमा सियाल के निचली परत को कहा जाता है, निचली परत को कहा जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जहां सीमा आ जाए वहां कौन सा भाग होगा, सीमा में महासागरीय सीमा में महासागरीय तली को शामिल किया जाता है, महासागरीय तली को शामिल किया जाता है। इसकी जो गहराई होगी, जो गहराई होगी वो होगी 1000 से 2000 किलोमीटर। अब देखो, अब अगर यहां क्या आ गया है, अब यहां अगर महासागरीय तली आ गई है, यहां एक नाम आ रहा है, यहां क्या आ गई है, महासागरीय तली आ गई है। तो महासागरीय तली से अब इसकी 2-3 विशेषता निकल करके आ जाएंगी। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है, या बेसाल्ट चट्टान वाले क्षेत्रों को सीमा कहा जाता है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है, बेसाल्ट चट्टानों की क्या होती है, प्रधानता होती है। और बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होगी तो इसका घनत्व या सीमा का घनत्व 3.0 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगली विशेषता की बात करें तो उसमें अम्लीय पदार्थों की प्रधानता थी, तो इसमें कौन से पदार्थों की प्रधानता होगी, इसमें क्षारीय पदार्थों की प्रधानता होगी। पदार्थों की क्या होगी, प्रधानता होगी। इसमें क्या होगी, क्षारीय पदार्थों की प्रधानता होगी, जैसे लोहा, कैल्शियम, जैसे लोहा और कैल्शियम। तो ये सारी की सारी विशेषताएं होंगी, किसकी होंगी, सीमा परत की होंगी।
सीमा क्या है, जहां सीमा का नाम आए समझ जाना क्या है, यहाँ महासागरीय भाग या महासागरीय तली वाले भाग को शामिल किया जाता है। सियाल थी, सीमा थी, तो सीमा सियाल की निचली वाली परत को कहा जाता है। इसमें महासागरीय तली को शामिल किया जाता है जिसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं या बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। सीमा का घनत्व 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसमें क्षारीय पदार्थों की प्रधानता होती है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी थी, ये सीमा परत की थी, ये सीमा परत की थी। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो करेंगे नीफे की। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो करेंगे नीफे की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नीफे की। इसकी विशेषताओं की बात करें तो पृथ्वी की सबसे निचली परत है, पृथ्वी की सबसे क्या है, निचली परत है, जिसकी गहराई 2900 से 6000 किलोमीटर है, जिसकी गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर है। या किलोमीटर वाले भाग को क्या कहा जाता है, सीमा कहा जा सकता है। इसमें निकिल और फेरिस की प्रधानता होती है, इसमें निकिल व फेरिस की प्रधानता होती है, निकिल व फेरिस की प्रधानता होती है। इसकी कोई और ज्यादा विशेषताएं यहां नहीं है। पृथ्वी की सबसे निचली परत है, यह भी लिख सकते हैं, या सीमा की निचली परत को क्या कहा जाता है, सीमा के निचली परत को क्या कहा जाएगा, निचली परत को नीफे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नीफे कहा जाएगा, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 तक है। इसमें निकिल और फेरिस की प्रधानता होती है। इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ये भी लिख सकते हैं। नीफे का घनत्व, नीफे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है, एवरेजन 11 to 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होता है, घनत्व होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो था एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को या रासायनिक संगठन के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया था, सियाल, सीमा और नीफे। एक बार अपन बात कर लेते हैं। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया था, सियाल, सीमा और नीफे। जो सियाल है उसके ऊपर भी पृथ्वी की एक परत पाई जाती है जिसको असंगठित पदार्थों की परत या परतदार चट्टानों की परत कहा जाता है, जिसकी मोटाई बहुत कम होती है। उसके नीचे पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पहली कौन सी थी, सियाल थी। और सियाल की क्या क्या विशेषताएं थी, जहां सियाल नाम आ जाए समझ जाना कि यहाँ महाद्वीपीय भाग की बात हो रही है। और जहां महाद्वीपीय भाग आ जाए 2 लाइनें तो सीधी सीधी क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो ये ग्रेनाइट की बनी है और इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ सियाल की बात हो रही तो यहाँ तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है, एसिडिक पदार्थों की अधिकता ज्यादा होती है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम। जैसे एक लाइन यहीं से निकल करके आ जाएगी, एसआई का मतलब सिलिका, इसको डिवाइड कर दो, एसआई सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिनियम। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्वों की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये सबसे ऊपरी परत है तो इसकी गहराई क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सीमा। तो सीमा जो है वो सियाल की निचली परत है। जहां सीमा नाम आ जाए ये याद रख लेना कि महाद्वीपीय तली की बात हो रही है, बेसाल्ट चट्टानों की बात हो रही है। और बेसाल्ट चट्टानों की बात हो रही है तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3.0 से 4.5 या कुछ जगह 5.5 भी लिखा हुआ है। गहराई इसकी 1000 से 2000,
इसमें बेसाल्ट चट्टान आ गई, इसकी डेंसिटी आ गई। उसमें अगर तेजाबी पदार्थों की प्रधानता थी तो इसमें क्षारीय पदार्थों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट अपन जो तीसरी परत और लास्ट थी वो की थी निफे, NiFe, मतलब इसमें निकिल और फेरिस की प्रधानता होगी। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी 11 to 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो ये पृथ्वी की सबसे नीचे वाली परत होगी जिसकी गहराई 2900 से लेकर 6371 जो पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई है शामिल किया जाता है। एडवर्ड स्वेस के बाद में अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे अपन मॉडर्न थ्योरी की या आधुनिक मत की, कि आधुनिक मत ने भी या आधुनिक मत के अनुसार भी पृथ्वी को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अब अपन बात करेंगे अभिनव मत की, बात करेंगे अभिनव मत की। देखो, ज्वालामुखी विस्फोटों, ज्वालामुखी विस्फोटों, भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगों के मानवीय आणविक परीक्षणों के आणविक परीक्षणों के आधार पर या उनके अध्ययन के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। 3 परतों में विभाजित किया जाता है। और ये 3 परतें कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभिनव मत क्या कहता है कि ज्वालामुखी में जितने भी विस्फोट हुए हैं उनका अध्ययन किया गया, या भूकंपीय तरंगों के स्वभाव के आधार पर या मानवीय आणविक परीक्षणों के आधार पर भी पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और वो 3 भाग कौन से होंगे? क्रस्ट, मेंटल और कोर। कौन होंगे? क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इनकी अपन एक एक की चर्चा करेंगे और सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? क्रस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? क्रस्ट की बात करेंगे। देखो, क्रस्ट की विशेषताओं की बात करें तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई कितनी किलोमीटर है? 33 किलोमीटर है। ये इसकी क्या होगी? एवरेज मोटाई है। ये इसकी क्या है? एवरेज मोटाई है। वैसे इसकी जो मोटाई होगी वो होगी 70 से 100 किलोमीटर। जिसकी जो मोटाई होगी वो कैसी होगी? 70 से 100 किलोमीटर होगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, या इसकी मोटाई 70 से 100 किलोमीटर है। नेक्स्ट विशेषता की अपन इसकी बात करें तो ये आयतन, समस्त पृथ्वी का जो आयतन है क्रस्ट में वो कितना है? 0.5। और द्रव्यमान कितना है समस्त पृथ्वी का? द्रव्यमान है 0.2। द्रव्यमान कितना है? समस्त पृथ्वी का आयतन और द्रव्यमान
क्रस्ट में कितना है, आयतन है 0.5 और द्रव्यमान कितना है 0.2। और विशेषताओं की बात करें तो क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है, क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, क्रस्ट, और क्रस्ट को अपन दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे, दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। एक तो क्या है, ऊपरी क्रस्ट, और एक क्या है, निचला क्रस्ट। एक क्या है, लोअर क्रस्ट, निचला क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी एवरेज मोटाई है या एवरेज गहराई है 33 किलोमीटर। वैसे इसकी गहराई होगी 30 से 100 किलोमीटर, कुछ जगह अलग अलग होगी, या 70 से 100 किलोमीटर भी इसकी गहराई मान सकते हैं। क्रस्ट को अपन दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करेंगे, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में महाद्वीपीय भाग को शामिल किया जाता है, ऊपरी क्रस्ट में किसको शामिल किया जाएगा, महाद्वीपीय भाग को शामिल किया जाएगा, महाद्वीपीय भाग को शामिल किया जाएगा। और निचले क्रस्ट में महासागरीय भाग को या महासागरीय तली को शामिल किया जाएगा, महासागरीय तली को शामिल किया जाएगा। अब वहीं आ जाओ, अगर महाद्वीपीय भाग है तो ऊपरी क्रस्ट कौन सी चट्टानों का बना होगा, अगर महाद्वीपीय भाग है तो ऊपरी क्रस्ट कौन सी चट्टानों का बना होगा, ग्रेनाइट चट्टानों का बना होगा। किसका बना होगा, ग्रेनाइट चट्टानों का बना होगा। और अगर निचला क्रस्ट है वो महासागरीय भाग है तो, या महासागरीय तली वाला भाग है तो वो कौन सी चट्टानों का बना होगा, वो कौन सी चट्टानों का बना होगा, बेसाल्ट चट्टानों का बना होगा। कौन सी चट्टानों का बना होगा, बेसाल्ट चट्टानों का बना होगा। अगर ये ग्रेनाइट का बना है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी होगी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर ये बेसाल्ट का बना है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3.0 से 3.5 या 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा, 3 से 3.5। ऊपरी क्रस्ट को सियाल भी कह सकते हैं, ऊपरी क्रस्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, सियाल भी कह सकते हैं, सियाल भी कह सकते हैं। और इसको अपन सीमा कह सकते हैं, इसको अपन क्या कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं। तो अगर सीमा कह सकते हैं तो इसमें क्या होगी, सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। इसमें क्या होगी, यहां इसकी विशेषता लिख रहा हूं, इसमें क्या होगी, सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता होगी। इसको अपन सियाल बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सियाल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होगा, क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट में सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता होगी। तो ये क्या है, ऊपरी क्रस्ट है और निचला क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट है और निचला क्रस्ट है। अब इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है, अब इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता होती है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक असंबद्धता होती है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉनराड, कॉनराड असंबद्धता। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कॉनराड असंबद्धता, कॉनराड असंबद्धता। देखो अब अपन बात करेंगे, थोड़ी सी बीच में पहले चर्चा करेंगे, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। डिसकंटिन्यूटी मतलब अगर कोई चीज कंटिन्यू चल रही है और उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता कहा जाएगा। अब उस
डिसकंटिन्यूटी का या असंबद्धता का लिंक किसी से भी हो सकता है। क्या? चाहे वो घनत्व में भी डिफरेंस हो सकता है, किसमें? घनत्व में भी डिफरेंस हो सकता है, या वो किस से बनी हुई है, सॉलिड है या द्रव है, जैसे ठोस से द्रव में जा रहा है तो वो भी रीजन हो सकता है, या तापमान भी इसका रीजन हो सकता है। कहने का मतलब है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है अगर कोई चीज कंटिन्यू चल रही है और उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए, उसको क्या कहा जा सकता है? असंबद्धता कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा? असंबद्धता कहा जाएगा। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता होती है, वो कौन सी असंबद्धता होती है? वो होती है कोनराड असंबद्धता। कौन सी होगी? कोनराड असंबद्धता। कौन सी होगी? कोनराड असंबद्धता। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोनराड असंबद्धता है या जो कोनराड डिसकंटिन्यूटी है, वो किन दो परतों के बीच में? आंसर होगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। या अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग अलग करने वाली असंबद्धता कौन सी है, डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? तो कोनार्ड असंबद्धता है। कौन सी होगी? कोनार्ड असंबद्धता होगी। अब इनके बीच में यह असंबद्धता क्यों बनी है? यह बनी है इसमें जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस की वजह से। जो डेंसिटी है उसमें डिफरेंस की वजह से। जैसे देखो, ये क्या है? अपर क्रस्ट है। अपर क्रस्ट है तो अपर क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 2.7। और इसके नीचे ये क्या है? ये क्या है? ये लोअर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है? 3.0 से 3.5 या 4.5। 3.0 से 4.5 या 5.5 तक इसकी डेंसिटी होती है। ये ग्रेनाइट की बनी होती है या बेसाल्ट की बनी होती है। तो यहां जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, यहां जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता। और उस असंबद्धता का नाम क्या होगा? वो असंबद्धता होगी कोनार्ड असंबद्धता। समझे भाई? असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे, मतलब जो चीज कंटिन्यू चल रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या कहा जा सकता है? असंबद्धता। या दो परतों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है जहां दोनों की विशेषताएं मिलती है, उसको भी क्या कह सकते हैं? संक्रमण क्षेत्र या असंबद्धता वाला क्षेत्र कह सकते हैं। तो जैसे ही कोई भूकंपीय तरंगे अगर ऊपरी क्रस्ट में चल रही है तो निचले क्रस्ट में उनकी गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ऊपरी क्रस्ट से जैसे ही निचले क्रस्ट में प्रवेश करेंगी भूकंपीय तरंगे तो उनकी गति तेज हो जाएगी, मतलब उनमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। और व्यवधान उत्पन्न हो गया तो उसको क्या बोल देंगे? असंबद्धता बोल देंगे। क्या बोल देंगे? असंबद्धता बोल देंगे। तो अपन बात किसकी कर रहे थे? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट। इसकी एक विशेषता और है कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ऊपरी क्रस्ट की विशेषता है ये। और बढ़ोतरी कितनी होगी? वही होगी 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम यही इसमें रहेगा, सेम यही इसमें रहेगा। जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा? तापमान में बढ़ोतरी होगी। और कितनी बढ़ोतरी होगी? वो ही 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों की विशेषताएं हो गई ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, क्रस्ट क्या है? क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। यहाँ दोनों की विशेषता सेम आ जाएगी, सियाल और सीमा की। ऊपरी क्रस्ट को किसका भाग मान लेंगे? महाद्वीपीय जो भाग होता है उसको अपर क्रस्ट बोला जाता है। वो किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। ग्रेनाइट से बना है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2.7 होगी। और इसको अपन सियाल भी बोल सकते हैं। और अगर सियाल है तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होगी। ऊपरी क्रस्ट की एक और विशेषता है, जैसे जैसे अपने सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तापमान में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और ये बढ़ोतरी की दर क्या होगी? 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। जैसे धरातल का तापमान इस समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे ही अपन 32 मीटर नीचे चले जाएंगे तो तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद में
निचला क्रस्ट, निचले क्रस्ट में किसको शामिल किया जा सके, महासागरीय तली को, और जहां महासागरीय तली नाम आ जाए वहां क्या होगा, बेसाल्ट चट्टानें होंगी, और बेसाल्ट चट्टानें होंगी तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3.0 होगी, उसको अपन सीमा बोल सकते हैं, और अगर सीमा बोल सकते हैं तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की क्या होगी, प्रधानता होगी। इसमें भी तापमान की बढ़ोतरी उसी दर से होगी जिस दर से अपर क्रस्ट में हो रही थी। अब इन दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, तो इनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है, उस संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉनराड असंबद्धता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में और फर्स्ट ग्रेड में कि कॉनराड असंबद्धता किन दो परतों के बीच में है या किन दो लेयर के बीच में है, तो उसका आंसर होगा अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अपन बात करेंगे जो पृथ्वी की दूसरी परत है उसकी, मेंटल की बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे मेटल की बात करेंगे। देखो इसकी विशेषताओं की अपन बात करें, इसकी विशेषताओं की अपन बात करेंगे। इसकी पहली विशेषता क्या है, निचले क्रस्ट के, निचले क्रस्ट के या क्रस्ट के निचली परत को, निचली परत को मेंटल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मेंटल के नाम से जाना जाता है। परत को मेंटल के नाम से जाना जाता है, जिसकी गहराई, जिसकी गहराई कितनी होगी, निचले क्रस्ट से लेकर के, निचले क्रस्ट से लेकर के कहां तक होगी, 2900 किलोमीटर तक होगी। निचले क्रस्ट से लेकर के कहां तक होगी, 2900 किलोमीटर होगी। ये बोल सकते हैं जैसे ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत थी, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत थी, कौन सी, क्रस्ट, कौन सी थी, क्रस्ट, ये अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट। ये जो भाग होगा ये लोअर क्रस्ट का होगा, और ये वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, अपर क्रस्ट का होगा। ये कौन सा है, ऊपरी क्रस्ट होगा। ये कौन सा होगा, ये निचला क्रस्ट होगा। ये क्या होगा, निचला क्रस्ट होगा। और निचले क्रस्ट से लेकर के, और निचले क्रस्ट से लेकर के 2900 किलोमीटर तक 2900 किलोमीटर का जो भाग होगा वो क्या होगा, मेंटल होगा। और 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 तक वाला भाग क्या होगा, ये कोर होगा। ये क्या होगा, ये वाला जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा ये क्या होगा, ये तो कोर होगा। तो कोर की एक विशेषता अपन यही नोट डाउन कर लेंगे, 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किमी वाला भाग जो होगा वो कोर होगा, या मेंटल के निचले वाला भाग होगा। निचले क्रस्ट से लेकर के 2900 किलोमीटर तक वाला भाग क्या होगा, क्या होगा, मेंटल होगा। तो निचले क्रस्ट से लेकर के 2900 किलोमीटर वाला भाग क्या होगा, मेंटल होगा। अब देखो यहां अपन एक डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, यहां एक डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, कौन सी की थी, कोनार्ड की। कौन सी डिसकंटिन्यूटी की बात की थी, कोनार्ड की। कोनार्ड किन किन के मध्य है, ये ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट। डिसकंटिन्यूटी से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं भाई एग्जाम में। और ऊपरी क्रस्ट के नीचे ये कौन सा आ जाएगा, निचला क्रस्ट। ये कौन सा आ जाएगा, निचला क्रस्ट आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में तो कौन सा हो गया, कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, कोनार्ड हो गई। लेकिन निचला क्रस्ट और अपर मेंटल, ये कौन सा होगा, अपर मेंटल।
ये मध्य मेंटल और ये निचला मेंटल। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को भी अपन 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो ये कौन सा होगा? अपर मेंटल। और अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डेंसिटी होगी वो कौन सी डेंसिटी होगी? सॉरी, जो असंबद्धता होगी वो कौन सी असंबद्धता होगी? मोह असंबद्धता होगी। कौन सी असंबद्धता होगी? मोह असंबद्धता होगी। तो 2 डिसकंटिन्यूटी अपनी क्लियर होती है। पहली कोनार्ड अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता। या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो कौन सी होती है? मोह असंबद्धता। तो ये भी अपन एक विशेषता में लिख सकते हैं। कि क्रस्ट व मेंटल के बीच, क्रस्ट व मेंटल के बीच मोह असंबद्धता होती है। क्या होती है? मोह असंबद्धता होती है। कौन सी असंबद्धता होगी? मोह असंबद्धता होगी। इसका आयतन, इसका जो आयतन होगा वो होगा 83.5 और इसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 67.8। किसका? समस्त पृथ्वी का। किसका? समस्त पृथ्वी का। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें पेरिडोडाइट चट्टान पाई जाती है। पेरिडोडाइट चट्टान पाई जाती है। पेरिडोडाइट चट्टान पाई जाती है। क्या पाई जाएंगी? पेरिडोडाइट चट्टान पाई जाती है और जिसकी डेंसिटी होगी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आती है। क्वेश्चन या उसका आंसर ध्यान में आना चाहिए। पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी भी इतनी ही है। पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है वो भी कितनी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पुट अप होता है। या तो ये पूछ सकता है कि मध्यवर्ती चट्टान कौन सी होती है। खैर इसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मध्यवर्ती चट्टान पेरिडोडाइट चट्टान होती है। अपर क्रस्ट में कौन सी चट्टान थी? ग्रेनाइट। लोअर क्रस्ट में कौन सी चट्टान थी? बेसाल्ट। उसके बाद में मेंटल में कौन सी चट्टान आ जाएगी? पेरिडोडाइट। इसी वजह से मेंटल कहाँ है? मध्य भाग में। इसी वजह से इसको मध्यवर्ती चट्टान भी कहा दिया जाता है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपर क्रस्ट में जो चट्टान थी ग्रेनाइट, उसकी डेंसिटी कितनी थी? 2.7। उसके बाद में बेसाल्ट, उसकी डेंसिटी कितनी थी? 3.0 से 5.5 तक के जो डेंसिटी थी वो किसकी थी? बेसाल्ट की डेंसिटी थी। तो ये क्या है? ये मेंटल की कुछ विशेषताएं हैं। अब अपन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभाजित करेंगे। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर अपन मेंटल को कितने भागों में विभाजित करेंगे? 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक बार फिर से इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। देखो मेंटल क्या है? निचले क्रस्ट या क्रस्ट की निचली परत को मेंटल कहा जा सकता है। यहां अपन ये भी लाइन जोड़ सकते हैं कि पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को मेंटल कहा जा सकता है। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत को क्या कहा जा सकता है? मेंटल कहा जा सकता है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि क्रस्ट और कोर के बीच का जो परत होती है या क्रस्ट और कोर के बीच का जो भाग होता है उसको मेंटल बोल सकते हैं। किसी भी तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। जिसकी गहराई निचले क्रस्ट से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है? मोह असंबद्धता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो क्या है? मोह असंबद्धता है। जिसका आयतन समस्त पृथ्वी के 83.5 है, द्रव्यमान 67.8 है। इसमें पेरिडोडाइट चट्टान पाई जाती है जिसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर
मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अपन मेंटल को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। अभी तक मेंटल की पूरे की विशेषता देखी थी, अब उसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला अपर मेंटल, अपर मेंटल, मध्य मेंटल और लोअर मेंटल या निचला मेंटल। अब देखो, अपर मेंटल को अपन लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। अपर मेंटल को लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। मध्य मेंटल को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जा सकता है। एस्थेनोस्फीयर भी कहा जा सकता है। इसको मीसोस्फीयर भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जाएगा? मीसोस्फीयर भी कहा जाएगा। इसकी गहराई क्या होगी? 100 किलोमीटर तक निचले क्रस्ट से। इसकी गहराई क्या होगी? निचले क्रस्ट से 100 किलोमीटर। निचले क्रस्ट से 100 किलोमीटर। इसकी गहराई 100 से 700 और इसकी 700 से 2900 किलोमीटर तक। 700 से 2900 किलोमीटर। इसकी 100 से 700 और इसकी निचले क्रस्ट से 100 किलोमीटर तक। ये इसकी गहराई होगी। अब इनकी डिटेल थोड़ी सी ज्यादा है तो अपन इनको सेपरेट अलग अलग चर्चा करेंगे। देखो, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भी मेंटल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों का मतलब अपर मेंटल, मध्य मेंटल और निचला मेंटल। अपर मेंटल, मध्य मेंटल और निचला मेंटल। इसको लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल या स्थलीय भाग बोल सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। लिथोस्फीयर को अपन क्या बोल सकते हैं? जो आपका स्थलीय भाग है, जो आपका स्थलीय भाग है। एस्थेनोस्फीयर को दुर्बलता मंडल भी कह दिया जाता है। दुर्बलता मंडल क्यों कह दिया जाता है, इसकी अपन बात करेंगे। मेसोस्फीयर को तापमान ज्यादा होने के कारण ताप मंडल भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ताप मंडल भी कह दिया जाता है। अब देखो, अब इनकी अपन विशेषताओं की बात करें
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपर मेंटल की। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऊपरी मेंटल की। अभी तक अपन ने क्या देखा है, भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ, थोड़ा सा सही से हो जाएगा। देखो ये क्या थी, ये अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ये मध्य मेंटल और ये निचला मेंटल। और यहां क्या आ जाएगी 2900 किलोमीटर तक। ये 100 से 700 और 700 से देखो ये क्या है, ये ऊपरी मेंटल, ये क्या है निचला मेंटल। तो यहां गहराई कितनी होगी, यहां इसकी मानेंगे 100 से, इसकी गहराई होगी निचले क्रस्ट से 100 तक, निचले क्रस्ट से 100 तक। इसकी गहराई होगी, ये निचला क्रस्ट है, यहां से लेकर के 100 किलोमीटर तक, और 100 से 700 तक मध्य मेंटल, और 700 से 2900 तक निचला मेंटल, ये ऊपरी मेंटल। अब देखो इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। इसको अपन ने क्या बोला था, इसको अपन ने, चलो ये आगे अपन थोड़ी सी विशेषताओं के बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखो, पहले अपन बात किसकी करेंगे, ऊपरी मेंटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऊपरी मेंटल की। तो ऊपरी मेंटल की क्या विशेषताएं होती हैं, ऊपरी मेंटल की क्या विशेषताएं होती हैं, ये निचले क्रस्ट से लेकर के, निचले क्रस्ट से लेकर के 100 किमी तक वाला भाग, 100 किलोमीटर तक वाला भाग अपर मेंटल कहलाता है। क्या कहलाएगा, अपर मेंटल कहलाएगा। इसको क्या कहा दिया जाता है साथ में, इसको लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब थोड़ा सा लिथोस्फीयर का कॉन्सेप्ट देखो, कहा जाता है। अब देखो लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल। क्या होता है, स्थल मंडल। और स्थल मंडल का मतलब क्या होगा, ठोस भाग। स्थल मंडल का मतलब क्या होगा, ठोस भाग। और इसमें क्या क्या शामिल किया कर लिया जाता है, इसमें थोड़ा सा निचला क्रस्ट और अपर मेंटल के भाग को शामिल किया जाता है, जो कैसा होता है, ठोस होता है। जो कैसा होता है, ठोस होता है। या अपन इसको छोड़ो, ये भी बोल सकते हैं जो ऊपरी मेंटल का भाग है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। लिथोस्फीयर का मतलब स्थल मंडल, और स्थल मंडल का मतलब ये ठोस भाग। इसी कारण प्लेट का निर्माण भी यही से होता है, या इसी भाग को ही प्लेट कहा दिया जाता है। इसी भाग को ही क्या कह दिया जाता है, भाग को क्या कह दिया जा सकता है, प्लेट कह दिया जा सकता है। इसी भाग को ही क्या कह दिया जा सकता है, इसी भाग को ही प्लेट कहा जाता है। अब देखो यहां एक प्लेट की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। जैसे ही अपन आगे पढ़ेंगे प्लेट, प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के किनारे और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। तो सबसे पहले अपने सामने समस्या होगी कि प्लेट किसे कहते हैं। तो स्थलीय ठोस भाग को ही क्या कहा जा सकता है, प्लेट कहा जा सकता है। स्थलीय ठोस भाग को ही क्या कहा जा सकता है,
प्लेट कहा जा सकता है। स्थलीय ठोस भाग को ही क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। तो या लिथोस्फीयर वाले भाग को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो अपर मेंटल के बारे में यही ध्यान रखना है कि ये निचले क्रस्ट से लेकर के 100 किलोमीटर तक वाला भाग है, उसको ऊपरी मेंटल कहा जाता है, इसको लिथोस्फीयर कहा जा सकता है। और जहां लिथोस्फीयर वर्ड आ जाए समझ जाना स्थल मंडल की बात हो रही है, मतलब ठोस भाग की बात हो रही है। और इसी को ही क्या कह दिया जाता है? प्लेट कह दिया जाता है। इसमें एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल व निचला क्रस्ट किसके द्वारा अलग होता है? मोह असंबद्धता के द्वारा अलग होता है। मोह असंबद्धता के द्वारा अलग होता है, ये भी अपन बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी थी? अपर मेंटल की। अब देखो अपर मेंटल के नीचे कौन सा आएगा? मध्य मेंटल। अपर मेंटल के नीचे कौन सा आ रहा है? मध्य मेंटल। अब यहां अपन डायग्राम के साथ ही बात करेंगे। अब देखो, अब मैं सीधा सीधा ज्यादा डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा लिख रहे हैं। यहां क्रस्ट और ये 2900 किलोमीटर वाला भाग यहां लिख रहा हूं मेंटल, और ये 6371 वाला भाग ये क्या हो जाएगा? कोर। ये क्या हो जाएगा? कोर। अब अपन क्या पढ़ रहे थे? अब अपन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल वाला जो भाग है इसको अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ये अपर मेंटल या लिथोस्फीयर, ये निचले क्रस्ट से 100 किलोमीटर तक वाला भाग, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य मेंटल। और इसको बोलेंगे एस्थीनो इसको बोलेंगे अपन एस्थीनोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? एस्थीनोस्फीयर। अब अपन यहां बात करेंगे मध्य मंडल की। मध्य मेंटल की बात। पहली विशेषता देखो, ये 100 से 700 किलोमीटर वाला भाग होता है। ये 100 से 700 किलोमीटर वाला भाग मध्य मेंटल कहलाता है। क्या कहलाएगा? मध्य मेंटल कहलाएगा। 100 से 700 किलोमीटर वाला भाग मध्य मेंटल कहलाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे? एस्थीनोस्फीयर। अब एस्थीनोस्फीयर से आपकी ज्योग्राफी में बहुत कुछ जो पॉइंट है वो क्लियर होने वाले हैं, और यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पहले पूछे गए भी हैं, और एक ऐसा टॉपिक है कि आगे भी पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना होती है। एस्थीनोस्फीयर को अपन क्या बोलेंगे? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल मतलब दुर्बल आदमी जो होता है, कमजोर मंडल भी बोल सकते हैं, या कमजोर भाग भी बोल सकते हैं। पहले एस्थीनोस्फीयर जो ठोस भाग था, महाद्वीपीय भाग था, और ये कौन सा होगा? उसके नीचे एस्थीनोस्फीयर। अब एस्थीनोस्फीयर में क्या होता है, या इस भाग में क्या होता है? यहाँ जो चट्टानें होती है वो क्या होती हैं? पिघली अवस्था में होती है। यहाँ चट्टानें क्या होती हैं? पिघली अवस्था में होती हैं। इस वजह से अपन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ क्या देखने को मिलता है? मैग्मा देखने को मिलता है।
यहाँ क्या देखने को मिलेगा? यहाँ मैग्मा देखने को मिलेगा। एक दो वर्ड आते हैं बार बार, एक लावा होता है, एक मैग्मा, एक लावा और एक मैग्मा। जब अगर लावा धरातल के अंदर है, जब लावा अगर धरातल के अंदर है या चट्टान पिघली हुई अवस्था में धरातल के अंदर है तो मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही ये धरातल को तोड़ करके बाहर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? लावा। दोनों एक ही चीज होती है, दोनों एक ही चीज होती है। लावा अपन जैसे धरातल के ऊपर की बात कर रहे हैं तो लावा यूज करेंगे, और अगर धरातल के अंदर की बात कर रहे हैं तो क्या होता है? मैग्मा। होता क्या है? जो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है उनको ही क्या कहा जा सकता है? मैग्मा, या उनको ही क्या कहा जाएगा? लावा। जब चट्टान पिघल जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा? मैग्मा। और जब वो बाहर निकल जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? लावा कहा जाएगा, लावा कह दिया जाएगा। तो यहाँ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ क्या होगा? मैग्मा होगा। अब यहाँ मैग्मा होगा तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं इस भाग में मैग्मा चेंबर भी बोल सकते हैं, इस भाग को मैग्मा चेंबर भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या है? ये पूरा द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अब देखो, अगर मैग्मा चेंबर है तो अपन ये भी बोल सकते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो मैग्मा कहां से बाहर निकल सकता है? आंसर हो सकता है एस्टेनोस्फीयर से। कैसे हो सकता है? एस्टेनोस्फीयर से। या ज्वालामुखी कहां से विस्फोट होते हैं? मध्य मेंटल से। कहां से विस्फोट होते हैं? मध्य मेंटल से। या एस्टेनोस्फीयर से भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? यहां मैग्मा चेंबर होता है, यहां चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं। अब चट्टानें अगर पिघली अवस्था में है तो जाहिर सी बात है कमजोर है। चट्टानें अगर पिघली अवस्था में है तो जाहिर सी बात है कमजोर होती हैं। वो कमजोर होती है तो ये दुर्बलता मंडल भी बोल देते हैं, दुर्बलता मंडल भी बोल सकते हैं। इसको निम्न गति का मंडल भी बोला जाता है, निम्न गति का मंडल भी बोला जाता है, इसको निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाएगा, निम्न गति का मंडल भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? जैसे अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, भूकंपीय जो तरंगे होती हैं उनमें जो सबसे पहली तरंग होती है उसको पी वेव कहते हैं। और पी वेव के बारे में अगर विशेषताओं की बात करी जाए तो पी वेव ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलती है, लेकिन ठोस भाग में उसकी गति सबसे तेज होती है। एक मिनट देखो, देखो इसको क्या कहा जा सकता है? निम्न गति का मंडल। अपने पिछले वीडियो में पढ़ी थी पी वेव, क्या पढ़ी थी? पी वेव पढ़ी थी। पी वेव की विशेषताओं को अगर देखा जाए तो जो पी वेव है ये ठोस, ये द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये गुजर सकती है। पी वेव ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में ये गुजर सकती है, लेकिन ठोस भाग में इसकी गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठोस भाग में इसकी गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अभी अपन ने क्या पढ़ा है? अभी अपन ने ये पढ़ा है अपर मेंटल। ये क्या है? अपर मेंटल। और अपर मेंटल को क्या कहा दिया जाता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को मतलब ठोस भाग, ठोस भाग। तो यहां जब भी पी वेव आएगी, जब भी यहां पी वेव आएगी तो यहां इसकी गति क्या होगी? गति ज्यादा होगी। लेकिन ये भाग क्या है? ये भाग पिघली अवस्था में है। ये भाग क्या है? पिघली अवस्था में है। पिघली अवस्था का मतलब है यहां मैग्मा है, यहां क्या है? मैग्मा है। और मैग्मा है तो जैसे ही पी वेव इस द्रव में इंटर करेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी, उसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी कारण इसको निम्न गति का मंडल कह दिया जाता है, निम्न गति का मंडल कह दिया जाता है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी कह दिया जाता है। तो इस रीजन से इसको क्या कहा जा सकता है? निम्न गति का मंडल कहा जा सकता है। रीजन जब भी पी तरंगे अपर मेंटल से मध्य मेंटल में प्रवेश करती है तो उनकी गति में अचानक क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है और उनकी गति क्या हो जाती है?
कम हो जाती है, इस वजह से इसको निम्न गति का मंडल कहते हैं। कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न गति का मंडल किसे कहा जाता है? निम्न गति का मंडल कहा जाता है। क्यों? इसका रीजन लिख सकते हैं, भूकंपीय तरंगों की गति इस भाग में कम हो जाती है, इस भाग में कम हो जाती है। विशेष तौर से पी वेव की ही बात होगी यहाँ, क्योंकि एस वेव तो वैसे ही ठोस भाग में ही ट्रेवल करती है, सॉलिड पार्ट में ही ट्रेवल करेगी, तो पी वेव की ही होगी। एल वेव है वो वैसे ही सरफेस पे चलती है, अंदर जाएगी नहीं, एल वेव वैसे ही सरफेस पे जाएगी। अब देखो नेक्स्ट इसकी विशेषता, अपन ने ये पढ़ा था कि एक पढ़ा था सियाल और एक पढ़ा था सीमा। अपन आगे बार बार ये भी पढ़ेंगे, सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सीमा वाला भाग। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? सीमा वाला भाग बोल सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि प्लेटों की गति इसी पर ही होती है। प्लेटों की गति या प्लेटों का संचलन नेक्स्ट विशेषता क्या है? प्लेटों का संचलन, प्लेटों का संचलन इसी या प्लेटों का संचलन एस्थेनोस्फीयर पर ही होता है, एस्थेनोस्फीयर पर ही होता है। प्लेटों का संचलन एस्थेनोस्फीयर पे ही होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे ये मैग्मा है, ये क्या है? ये क्या है? ये मैग्मा है। ये क्या है? ये आपका मैग्मा हो गया, या इसको अपन एस्थेनोस्फीयर भी बोल सकते हैं। ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर भी बोल सकते हैं। और इसके ऊपर अपर मेंटल वाला भाग था, अपर मेंटल वाला भाग था, जिसको अपन ने कहा था कि इसी भाग को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। इसी भाग को प्लेट कहते हैं, या इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, या इसको ठोस भाग कहते हैं। और प्लेटें क्या होती हैं? अस्तलीय ठोस भाग को ही प्लेट कह दिया जाता है, अस्तलीय ठोस भाग को ही प्लेट कह दिया जाता है। तो ये जो लिथोस्फीयर है, ये किसके ऊपर संचलन करेगा? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्मा है। दूसरा रीजन, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। तो प्लेटें किसके ऊपर संचलन करेगी? प्लेटें संचलन करेंगी एस्थेनोस्फीयर पर, प्लेटें संचलन करेंगी एस्थेनोस्फीयर पर। इस वजह से इसको प्लेटों के संचलन का क्षेत्र भी कहा जाता है, इस वजह से इसको प्लेटों के या प्लेटों का संचलन का क्षेत्र भी कह दिया जाता है। तो ये विशेषताएं किसकी थी? ये सारी की सारी विशेषताएं थी मध्य मेंटल की। यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज्यादा चांस है। अब देखो नेक्स्ट बात करें अपन लोअर मेंटल की या निचला मेंटल की। निचला मेंटल की, इसकी कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं है। इसको मीजोस्फीयर भी कहा जाता है, इसको मीजोस्फीयर भी कहा जाता है। या ये देख लेते हैं अपन फिर से, यहां क्या थी? 700 और यहां क्या थी? 2900। तो ये वाला भाग क्या होगा? 700 से 2900 किलोमीटर वाला भाग क्या होगा? निचला मेंटल होगा, निचला मेंटल होगा। इसके बाद में इसे मीजोस्फीयर भी कहा जाता है, इसे मीजोस्फीयर भी कहा जाता है। ये
अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में होता है। अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में होता है। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी होंगी? ये सारी की सारी विशेषताएं होंगी निचले मेंटल की। किसकी होंगी? निचले मेंटल की। 700 से 2900 किलोमीटर वाला भाग होगा, इसको मीजोस्फीयर कहा जाएगा। अत्यधिक दबाव के कारण ये ठोस भाग में या ठोस अवस्था में होता है। अब अपन बात करेंगे तीसरी परत की, कोर की या क्रोड की। कोर की पहली विशेषता क्या आ जाएगी? पृथ्वी का या पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है जो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक वाला भाग कोर कहलाएगा। देखो, पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। इसे बेरो स्फीयर भी कहा जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक वाला भाग होगा। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेके 6300 किलोमीटर वाला भाग होगा। या आप ये भी बोल सकते हैं कि मेंटल का निचला भाग कोर के नाम से जाना जाता है। कोर के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हो गई? मेंटल की। इसकी एवरेज जो डेंसिटी है, इसका एवरेज जो घनत्व है वो 11 to 30 ग्राम पर सेंटीमीटर और क्यूब है। जिसका समस्त पृथ्वी का द्रव्यमान 16 है और आयतन कितना है? 32 है। अब देखो, कोर की विशेषताओं की बात करें। कोर मतलब पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। इसे बेरोस्फीयर भी कहा जा सकता है। 2900 किलोमीटर तक मेंटल का भाग कंप्लीट हुआ था। 2900 से लेकर 6371 वाला भाग क्या होगा? कोर का होगा। या इसे ये भी बोल सकते, मेंटल का निचला भाग जो होता है उसको कोर कह दिया जा सकता है। जिसकी एवरेज डेंसिटी क्या होती है? 11 to 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो समस्त पृथ्वी का द्रव्यमान 16 होता है और आयतन 32% होता है। समस्त पृथ्वी का द्रव्यमान 16% होगा, आयतन 32% होगा। इसमें यह भी बोल सकते हैं, इसमें निकिल व फेरस की अधिकता होती है। अब देखो, अब अपन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भी कोर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर भी कोर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसकी बात करेंगे। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर कोर को
दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, कर सकते हैं। और दो भाग कौन कौन से होंगे? आउटर कोर और इनर कोर। बाह्य कोर, आउटर कोर और निचला कोर या इनर कोर, या इसको अपन आंतरिक कोर लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आंतरिक कोर। भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर इसको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो भाग होगा ये होगा 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर वाला भाग। यहां जैसे अपन ने पढ़ा था कि ये हो गया था 2900 किलोमीटर, फिर ये मेंटल हो गया था, ये कोर है 6371 वाला। 2900 से लेके 6371 वाला कोर है, तो इसका एक डिवाइडेशन और कर देते हैं 5150 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? आउटर कोर हो जाएगा, ये इनर कोर हो जाएगा। तो जो आउटर कोर होगा वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर वाला भाग होगा। ये आंशिक रूप से पिघला होगा, ये आंशिक रूप से पिघला हुआ होगा, पिघला हुआ होगा, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण ये ठोस सी लगता है। पिघला हुआ होगा, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण लचीला ठोस होगा। लचीला ठोस होगा, ये दूसरी इसकी विशेषता होगी। इसमें क्या है? इसमें देखो पी तरंग की गति यहां कम होगी और एस तरंग यहां है वो क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। एस तरंग हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। क्यों? चर्चा करते हैं इस पे। अब देखो जो बाह्य कोर होता है वो क्या है? 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर वाला क्षेत्र होता है, उसको बाह्य कोर या आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। जो पिघली हुई अवस्था में तो होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण वो ठोस जैसा सा ही दिखाई देता है, सेमी सॉलिड दिखाई देता है। अब देखो अगर कुछ पिघला हुआ है तो यहाँ पी तरंगों की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पी तरंगे तो ठोस भाग में सबसे ज्यादा चलती है और एस तरंगे द्रव भाग में चलती नहीं है, इस वजह से एस तरंग यहाँ क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। अब अपन बात किसकी करेंगे? अब अपन बात करेंगे इनर कोर की। तो इनर कोर होता है वो 5150 से 6371 किलोमीटर वाला जो भाग होता है उसको आंतरिक कोर कह दिया जाता है। अब देखो ये ठोस अवस्था में होगा भाई, ये ठोस अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि यहां दबाव बहुत ज्यादा हो गया है, यहां दबाव बहुत होता है, तो ये ठोस अवस्था में होगा। अब ठोस अवस्था में होगा तो यहां पी तरंग की गति भी, पी तरंग की जो गति है वो क्या होगी? अधिक हो जाएगी। पी तरंगों की गति यहां अधिक हो जाएगी, लेकिन एस तरंग यहां देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऊपर से ही विचलित हो जाती है। जहां पिघली हुई अवस्था में आती है वहीं से क्या हो जाती है? वो विचलित हो जाती है। तो ये आज जो पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर तीनों परतें थी उनके बारे में अपन ने बात की है। कल अपन जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता की है, उनसे अपन सेपरेट 25-30 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और कौन कौन सी लेयर के बीच में कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, उसके ऊपर चर्चा अपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
सभी को धन्यवाद। जिसको भी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, यूजीसी नेट का बैच लेना हो वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकता है। आपको यूजीसी नेट का, कॉलेज लेक्चरर का और फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलेंगी और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका विथ एक्सप्लेन आपको यहां सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।